चलिए हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 देखिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है। मतलब इतना भी नहीं पूछा गया है, लेकिन लगभग अगर आप देखिएगा जो 2021 का जो शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे गए थे। बच्चे लोग डर भी रहे थे। लेकिन अगर देखें कि टोटल अगर हम देखें तो लगभग 45 शिफ्ट हुआ था। लगभग 45 अगर हम सब में देखें तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, NEP से 1 से 2 क्वेश्चन। तो 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको छोड़ दें, ये भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका 1-2 नंबर से आपका सीटेट छूट जाता हो। ये भी तो होता है बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ। तो हम वही 1-2 नंबर, हो सकता है इस बार 2-3 नंबर का पूछ दें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा चैप्टर है आपका सीटेट का सिलेबस में जिसको शामिल किया गया है, और ये बहुत ही बेहतरीन है और समझना बहुत ही आसान है। और बहुत ऐसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डाउनलोड करके पढ़िएगा तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मेन मेन चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ खासकर। तो लगभग अगर हम देखें तो प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो है उठा लिया गया था, और कई सारे क्वेश्चन तो इंक्लूसिव से भी उठाया गया था। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से भी उठाया गया था। तो चलिए हम समझेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या की पहलुओं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ कुछ यहाँ नीति का जो है आधार सिद्धांत है, कुछ कुछ इसी तरीके से हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को भी फंडामेंटल प्रिंसिपल अपनी NEP के बारे में भी हम जानेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप लोग निश्चित रहें, आप हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको जो है कुछ ज़रूर यहाँ से आप अगर जुड़े रहते हैं लास्ट तक तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा अपने अंदर समझने में। और कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं, और बहुत लगभग 50 से 55 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे पिछले साल। अगर आप देखिएगा तो पूरा सेट में अगर आपको जितना एग्जामिनेशन हुआ ऑनलाइन, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्टली पूछा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो मान सकते हैं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर आपको अगर स्कोर बढ़ाना है तो आप ये करके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समय ज़्यादा न लेते हुए। चलिए तो देखिए, हम यहाँ बात करेंगे इसके नीति के जो सिद्धांत हैं, जो आधार हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आखिर क्या क्या चीज़ों को जो है न्यू एजुकेशन में पॉलिसी में शामिल किया गया है। जैसे आप देखिएगा कि आप पढ़िएगा कि इसमें लचीलापन हो, समावेशी हो, नहीं कई सारे जो वैज्ञानिक चिंतन है, इस पर कल्पना शक्ति की बात की गई है। कहीं ना कहीं छात्र का भी जो छात्र है उसकी देखभाल, मतलब हर एक जगह छात्र जो है, यहाँ पे छात्र को जो है एकदम सेंटर में रखा गया है। ठीक है, तो आप समझिएगा, मैं इसको बताता हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, हर एक बच्चे की विशिष्ट क्षमता होती है। देखिए, हमें हमें बच्चे को जो है उसकी क्षमताओं को अस्वीकृति नहीं देना चाहिए। ये नहीं, उसकी जो पहचान है, उसकी जो मूल्य है, उसके जो जो मतलब जो भी बच्चे के अंदर जो क्षमताएं होती है उसको दबाना नहीं चाहिए हमें। मतलब कि आप मान सकते हैं कि जैसे कि हर एक बच्चे ने कुछ न कुछ अपने साथ लेके आता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो हिंदी ही जानता है, या घरेलू लैंग्वेज मतलब मातृभाषा ही बात करता है। जैसे जो प्राइमरी एजुकेशन की बात जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी करती है, आप लोग को मालूम होगा कि इसमें इस बार जो है क्या किया गया है, नहीं सॉरी, 5+3+3+4 की बात की गई है। तो आप लोग को मालूम है पहले क्या था, 10+2 की बात की गई थी पहले, लेकिन इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 5+3+3+4। 5+3 कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो बच्चे हैं, मतलब नर्सरी नर्सरी से जो पहले होता है प्री नर्सरी, उसको भी जोड़ा गया है। नहीं, अब देखिए केंद्रीय विद्यालयों में भी इस तरीक़ा से कक्षाएं जो शुरू, कई जगह शुरू भी हो गई है, कि जो बच्चे होते हैं, नहीं उनके लिए अलग से एक मतलब कि 3 लेवल को बांट दिया गया है। ठीक है, 3 से 4 लेवल में लगभग बांटा गया है। लगभग देखिए, प्री प्राइमरी जो होता है, जैसे कि बच्चा जो है यहाँ एक से लेकर 1 से लेकर 3 साल, नहीं मतलब 0 मान के चलिए इसको। प्री नर्सरी एक क्लास 1 से लेकर 3 तक को रखा गया है इसमें, और उसके पहले जो 2 साल होते हैं उसको मिला के 5 साल हो जाता है। ठीक है, मतलब 1 से 3 तीन क्लास तक बच्चा को जो है भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा उसको आना चाहिए, लिखने पढ़ने का ज्ञान हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर बात की गई है 3 के बाद 3 से 5 तक बात की गई, 3 to 5 की बात की गई, फिर 5 to 8 तक बात की गई है, फिर उसके बाद 8 से फिर लेकर 12 तक की बात की गई है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप समझिएगा तो। हर एक बच्चे जो भी होते हैं उनकी विशिष्ट पहचान होती है, जिसमें बच्चे को जो है
चाहे उसके अकादमिक क्षमताओं से आप उसको नहीं जांच सकते हैं, ठीक है। तो उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ यहाँ पे सिद्धांत को आपको सामने लेकर आया हूँ। जो बुनियादी साक्षरता है, जैसे कि जिस बच्चा जो कक्षा जो कहीं न कहीं जो भी चीज़ वो लेके आया है सीखने के लिए, तो उसको हमें दबाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अगर क्लास में अगर मातृभाषा में ही सीखना चाहता है तो उसको सीखने देना चाहिए। ये नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है तो उसमें देखिएगा कि बच्चा को शुरू से अंग्रेजी ही पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी ही, बस अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी कैसे बोलना। बच्चे का जो मातृभाषा उसमें शिक्षा नहीं दी जा रही है। आप देखिए जाके सीबीएसई के स्कूलों में, आईसीएसई के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है हमें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो बच्चे को हर एक माध्यम से पढ़ाते हैं। मतलब उनको अपनी भाषा में भी उसको प्रमोट करते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय लैंग्वेज की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो बच्चे के शिक्षण में जो है लचीलापन होना चाहिए, ताकि उसको सीखने का जो तौर तरीका है, उसको जो है उसकी जो प्रतिभाएँ हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही उसके अंदर जो रुचियाँ हैं, हो सकता है बच्चे अब जो है, देखिए पहले क्या होता था कि बच्चा जो है जैसे पहले का जो एजुकेशनल चीज़ हम देखते थे, तो पहले क्या होता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हम लोग 12th में लेते थे। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर दिया गया कि आर्ट्स वाले बच्चे भी अब साइंस रख सकते हैं, और साइंस वाले बच्चे अगर चाहते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ें तो वो भी पढ़ सकते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये आपको क्लास 5 से ही शुरू कर दिया गया है वोकेशनल चीज़ों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इस तरीक़ा से बच्चे को जो है कई तरह का जो पाठ्यक्रम जो बीच में कला विज्ञान के क्षेत्र में जो बच्चे जो बंध जाते थे, तो ये कहीं ना कहीं उससे अस्पष्ट जो है एक तरीक़ा का एक अलगाव होता था उनमें। मतलब कहीं ना कहीं ऊंच नीच की भावना होती थी कि नहीं ये बच्चा तो आर्ट्स वाला है, ये बहुत कमज़ोर होगा, नहीं देखते थे। जैसे मैं भी खुद मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो लगता था कि नहीं साइंस लेंगे तो हम लोग का कुछ ना कुछ रौब रहेगा, अगर आर्ट्स ले लेंगे बच्चा तो उसको कहेगा ये आर्ट्स लिया है भागो, उसको मतलब गलत दृष्टि से देखा जाता था। तो अब ऐसा नहीं रहा दोस्तों। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है साइंस वाले भी बच्चे आर्ट्स ले सकते हैं, और आर्ट्स वाले भी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ सकते हैं, और आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। मतलब सारी चीज़ों को मिला दिया गया है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये चीज़। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करें सभी जो पाठ्यक्रम है, नहीं जो विविधता है, जो स्थानीय परिवेश में एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरीक़ा से अलग अलग, जैसे कोई बच्चा अगर दूसरे परिवेश से आया है, कोई अगर स्थानीय जो परिवेश जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए जो है वह भोजपुरी बोल रहा है, कोई असम का बच्चा असमी में बोल रहा है, तो ये नहीं उसको डांट के डपट देना चाहिए कि नहीं तुम ऐसा इंग्लिश बोलो या हिंदी ही बोलो शुद्ध, तभी आज बात करोगे हमसे, नहीं तो नहीं करोगे। ऐसा हमें दबाना नहीं चाहिए। सभी जो शैक्षणिक जो निर्णय है वह जो कहीं ना कहीं पूर्ण क्षमता समावेशन, साथ ही लोगों तक जो है जो दायरा है इसको सुनिश्चित करना है, शिक्षा प्रणाली में सफलता हो सके। मतलब कहने का अर्थ है कि जो स्कूली शिक्षा है, जो उच्चतर जो हाई स्कूल जो स्कूलों में दिया जाता है या प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो दिया जाता है, वह कहीं ना उसको सुधारने की ज़रूरत यहाँ पे की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो शिक्षक को भी जो है जो प्रक्रिया है वह शिक्षक जो है शिक्षक बेस्ड यहाँ पे नहीं, शिक्षक को सेंटर नहीं किया गया, बल्कि जो है चाइल्ड को सेंटर करके पढ़ाना चाहिए। हमें हमेशा चाइल्ड सेंटर लर्निंग होना चाहिए। और अगर बात करें तो देखिए स्कूलों में भी इस तरीक़ा से की जाए, चाहे वह स्कूलों शिक्षकों की भर्ती की बात हो, अगर मान लीजिए स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो वो पढ़ाएगा कौन, ठीक है। तो ये भी चीज़ों की व्यवस्था भी की गई है कि शिक्षकों की तैयारी के लिए, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि इस बार आने वाला समय में जो हो सकता है कि प्री नर्सरी के लिए अलग सीटेट हो, उसके बाद प्राइमरी के लिए अलग सीटेट हो, नहीं उसके बाद 5 से 8 तक के लिए अलग सीटेट होगा, पीआरटी टीजीटी के लिए अलग हो, फिर पीजीटी के लिए अलग सीटेट होगा। तो 4 लेवल में इस तरीक़ा से सीटेट कराने का भी नींव रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो शिक्षकों का सिलेक्शन हो वह कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी उसमें रखने की बात की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। शिक्षकों को जो है आवास की सुविधा दिया जाए, नहीं कई सारी चीज़ों पर बात की गई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम शिक्षकों को मजबूत बनाते हैं, शिक्षक को सही तरीके से अगर ट्रेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा तो खुद ही उनसे बहुत सारा चीज़ों को सीख सकता है। तो इस तरीक़ा से जो शैक्षणिक प्रणाली है उसको पारदर्शिता करना है, जो हमारे आसपास जो मतलब कि जो पारदर्शिता जो संसाधन है उसको हल्का करना है, ना कि उसको मतलब कि बहुत कठोर बना देना, ऐसा नहीं है। मतलब शिक्षा का जो माध्यम होता है या तो जो प्रकटीकरण है, जो प्रणाली है, उसको जो है हल्का करना है, भारी नहीं करना है हमें, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की थी। अब यहाँ पे जैसे कि आपको मैं बता दूँ, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग द
फॉस्टरिंग एंड यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है कि बच्चे के अंदर विशेष क्षमता होती है, सबका एक अलग पहचान होता है, तो उसको हमको विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। आप अगर शिक्षक है, अभिभावक है, तो बच्चा बहुत ही संवेदनशील होता है, ठीक है। और जिस बच्चे का जो है उसके अकादमिक या फिर उसके ग्रेड के आधार पर ही हम उसका नहीं कह सकते कि बच्चा ही, मतलब कि ऐसा होता है कि बच्चा जो है वह हो सकता है, जैसे कि जो पहले का जो नियम होता था कि नहीं, अगर बच्चा 10 में से 9 ले आया तो काफ़ी अच्छा टैलेंटेड बच्चा इसको मानेंगे, या 10 में से 10 ले आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत चीज़ें हैं। मतलब कि बच्चा का जो है मतलब कि 360 डेवलपमेंट हो, 360 डिग्री डेवलपमेंट, मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। कहने का अर्थ ये है कि बार बार उसका असेसमेंट ना हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट ना हो, बल्कि ईयरली ना हो, ईयरली ना हो। मतलब कि ये नहीं कहते कि बच्चा जो है जब 10th का बोर्ड होता है तो बच्चा मान लो साल भर नहीं पढ़ता है, एग्ज़ाम के 3 महीने लास्ट तक जो है बच्चा पढ़ कर अच्छा नंबर ले आता है, तो कहीं ना कहीं ये पद्धति गलत है। जाता है कोचिंग में जाके वो पढ़ लेता है 3 महीना 4 महीना में, तो वो कोचिंग का बढ़ावा हमें नहीं देना चाहिए। मतलब इस तरीक़े से गलत चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि बच्चे का जो भी क्षमता उसके अंदर है उसको पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई करिए, बच्चा क्या चीज़ में आगे जाना चाहता है उसी क्षेत्र में उसको ले जाइए। ये नहीं कि बच्चा हो सकता है कोई मैथ में कमज़ोर हो, फिजिक्स में कमज़ोर हो, लेकिन हो सकता है वो नाचने में, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, गाने में अच्छा हो, कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा हो। तो कई सारे क्षमताओं को बच्चा को समझना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पे नहीं देखना चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो पिछला का जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, 10+2 की बात की थी मैंने। यहाँ पे जो नया जो स्ट्रक्चर आया है वह क्या आया है कि पहले जो है देखिए अब पहले आंगनबाड़ी तो उसमें नहीं था, लेकिन अब आंगनबाड़ी हो गया, नहीं फिर दूसरा इधर क्लास 1 क्लास 2 हो गया, फिर 3 से 5 तक जो मैंने बात किया, मतलब कि 5+3+3+4 की बात यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी करता है उसी को आपको समझना है। नहीं देखिए यहाँ पे बच्चा आंगनबाड़ी में जाता था, पहले आंगनबाड़ी नहीं होता था, उसके बाद उसको 1 2 क्लास 1 2 में, उसके बाद 3 to 5 तक में, नहीं प्री नर्सरी, देखिए नर्सरी को ही 2 भागों में इन्होंने बांट दिया, 3 भागों में, ठीक है। 1 से क्लास 2 तक इसमें कर दिया, मतलब 2 इधर 3 उधर कर दिया है, ठीक है। इस तरीक़े से अगर हम 3+3 देखें +4 देखिए, 3 to 5 हो गया, उसके बाद 3 से यहाँ पे एज ग्रुप भी दिया गया है, ठीक है, 6 to 8 के लिए, फिर उसके बाद 9 से लेकर 12 तक की बात की गई। तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे कि किस तरीक़ा से फाउंडेशनल की बात की गई है, फिर प्रिपरेटरी की बात की गई, फिर मिडिल की बात की गई, फिर सेकेंडरी की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए तो इस तरीक़ा से जो है जो अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द अचीविंग फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबरेसी बाय ऑल स्टूडेंट बाय द ग्रेड, ठीक है। तो बच्चे में जो देखिए यहाँ पे कहा दिया गया है कि जो प्राथमिकता शिक्षा है, जो बुनियादी साक्षरता है, संख्या को, ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, मतलब जिस बच्चे का कक्षा 3 तक साक्षरता होनी चाहिए, मतलब कक्षा 3 तक उसको पढ़ने आना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, लिखने आना चाहिए, तभी वो मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकता है। मतलब अगर 1 to 3 की बात करें हम बच्चे का, तो 1 से 3 तक अगर बच्चा 3 तक आ जाता है, ग्रेड 3 में आ जाता है, तो उसको जो है भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लिखने पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बात की गई, ठीक है। फाउंडेशन लिटरेसी की बात की गई है, फाउंडेशनल की बात की गई है, मतलब 3 तक आपको 5 साल जो हम बांटे हैं 5+3+3+4, तो 5 जो हम लोग फर्स्ट में लिए वहाँ तक बच्चे को भाषा आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। उसके आगे हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लर्नर्स जो होगा, जो बच्चे का जो सीखने का जो तरीका होगा, जो बच्चा जो चाहेगा, मतलब जिस तरीका से उसका जो प्रतिभा होगा, उसका जो रास्ता होगा, वह फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड है, टैग वर्ड में भी मैंने आपको बताया था कि तरीका, जो तौर तरीका है, वो लचीलापन उसके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि उसको हम जो है रूड कर दे, एकदम बहुत हार्ड कर दे। फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए सीखने में, हर एक चीज़ में, तौर तरीके में, उसकी क्षमताओं को चुनने में। बच्चा ये नहीं सोचे कि हमको मैथ लिया है तो मैं क्यूट कर सकता हूँ, मैं आर्ट्स में भी जा सकता हूँ, मैं आर्ट्स भी पढ़ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि साइंस लेकर वो फंस जाए, ऐसा नहीं कि वो वोकेशनल ना ले पाए। तो कहीं कहीं ये सारी चीज़ों को फ्लेक्सिबिलिटी की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मल्टी लेवल, बच्चे में जो मल्टी लेवल एक्टिविटी है, जैसे मल्टी लेवल जो बेस्ट एक्टिविटी है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है कई सारे जो गतिविधियों में शामिल हो सके। मैंने कहा 360 डिग्री हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हो सकता है बच्चा
जो है वह कोई कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन उसका जो है बिहेवियर बहुत र्यूड हो, नहीं कहने का तो बिहेवियर उसका गंदा हो, आपस में लड़ाई झगड़ा करता हो, गाली गलौज देता हो, तो कहीं ना कहीं जो जो डेवलपमेंट है, जो बच्चे के अंदर जो संस्कार है, वैल्यू है, उसके सारे चीज़ों को उसका मतलब कि उसका मार्किंग होना चाहिए, मतलब सतत मूल्यांकन होना चाहिए। आपने सुना होगा सतत मूल्यांकन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सीसीई जो कम्प्रिहेंसिव जो होता है उसमें उस तरीक़ा से लचीलापन होना चाहिए, और बच्चे में जो है मतलब कि हर एक चीज़ को उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ बस वो मैथ में अच्छा है, फिजिक्स में अच्छा है, नंबर बहुत अच्छा ले है इसलिए उसको हम जानते हैं ये बढ़िया लड़का ही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मल्टी लेवल एक्टिविटीज़ के साथ उसको हमें पढ़ाना चाहिए हर एक तरीक़ा से। जैसे कि बच्चा अगर मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं उसको क्लास में कि आज हम आपको अगर हम मिल्क के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मिल्क, या फिर हम अगर हम मान लीजिए कोई मिट्टी का घड़ा बना रहे हैं तो घड़ा बनाने के बारे में बता, तो हमको उसको उस जगह उस या तो कुम्हार को लेके आना चाहिए कि चलिए आप कैसे बनाते हैं, या उस जगह को लोकेशन पे जाना चाहिए। या बच्चा अगर मान लीजिए सुधा के डेयरी में जाकर वहाँ पे देखे कि किस तरीके से सुधा दूध तैयार होता है, वहाँ पे ले जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मतलब कि मल्टी लेवल एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ठीक है, हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब हार्ड सेपरेशन का कहने का अर्थ है कि बच्चा जो है हार्ड सेपरेशन नहीं करे, मतलब कि आर्ट्स और साइंस वाले जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उसको अलग कर देते हैं, तो वो एक तरह का सेपरेशन नहीं होना चाहिए। ये मतलब कि जो कला के बच्चे हैं या विज्ञान के जो बच्चे होते हैं, या व्यवसाय की, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीका से अलगाव उनमें पैदा करता है, तो जो ज्ञान के क्षेत्र के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, मतलब असंबद्धता होता है। सेपरेशन नहीं करना चाहिए, बच्चे को हमें बांटना नहीं चाहिए कि तुम साइंस वाले हो या आर्ट्स वाला है, हम सब मिलकर एक साथ सारे चीज़ों को एक साथ कर दें, ठीक है। तो इसलिए सेपरेट नहीं करना है, हमें सेपरेशन नहीं करना है, ताकि बच्चा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। वोकेशनल बच्चा पढ़ना चाहता है, साइंस भी ले लेगा, उसके बाद आर्ट्स भी सब्जेक्ट ले लेगा, तो इस तरीक़ा से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने पहले भी इसे बताया आपको। मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, हॉलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताया आपको कि सभी ज्ञान एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। मतलब अगर बच्चा मान लीजिए कि इंग्लिश उसको नहीं आ रहा है, तो या हिंदी नहीं आ रहा है, या मान ली उर्दू नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि वो भविष्य में सीखेगा नहीं, वो सारी चीज़ों को सीखेगा, चाहे वो सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, सारी चीज़ों को हमें मल्टी डिसिप्लिनरी तरीक़ा से हमें काम लेना चाहिए, ताकि उसके जो नॉलेज है उसमें सारे नॉलेजों में उसके जो है जो वो कभी अगर जब वो जीवन में आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को समझ पाए कि इंग्लिश आज ठीक है, आज आप इंग्लिश से भाग रहे, मान लीजिए आपने इंग्लिश को कंपलसरी किया गया है भारत में, लेकिन देखिए आप इंग्लिश कंपलसरी क्यों हुआ, कहीं ना कहीं आप मान लीजिए बचपन में आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा, ठीक है नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप 10+2 में जाएंगे तो हो सकता है आपको +2 लेवल में जाके या उसके आगे जीवन में आपको मान लीजिए कोई आप बिजनेस ही करते हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश काम आएगा, इंग्लिश में कुछ सारी चीज़ें रहेंगी, कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही रहेगी, तो उसको आपको पढ़ने आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो एक तरीक़ा से मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, होलिस्टिक एजुकेशन की बात करिए, सारी चीज़ों का ज्ञान बच्चे में होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये ज़रूरी है। तो एक तरीक़ा से ये बहुत मतलब कोई पूरी दुनिया के साथ आप जुड़ने के लिए कला विज्ञान कई सारी चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। समग्र शिक्षा का विकास तभी होगा जब आप सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, ये नहीं कि सिर्फ हम आर्ट्स है तो आर्ट्स को ही पढ़ेंगे, साइंस है तो साइंस को ही पढ़ेंगे, वोकेशनल है तो वोकेशनल ही पढ़ेंगे, आगे नहीं है। मतलब सेपरेशन नहीं करना है, बांटना नहीं हमें, ये आर्ट्स वाले हैं, वोकेशनल वाले हैं, ये वाले हैं, तो ठीक है। चलिए, emphasis on conceptual understanding rather than the rote learning and learning for exams। देखिए ये मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चे क्या होते हैं कि हमें जो है उनको एम्फेसिस करना चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब हमें उसके समझ पर ही उसके बढ़ावा देना, समझ ना कि रटंत विद्या पे, मतलब जो उसका अवधारणात्मक समझ है उस पर जोर दे, मतलब बच्चा समझ जाए, ये नहीं कि वो सिर्फ रट ले। मान लीजिए हमने A+B+C करके उसको प्रूव कर दिया कोई चीज़, मान लीजिए A+B का होल स्क्वायर क्या होता है उसको रटा दिया, लेकिन उसको प्रूव नहीं किया, उसको समझाया नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं कराया, तो बच्चा रट लेगा यार उसको। मान लीजिए आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया फिजिक्स में, तो उसको पीरियोडिक टेबल या केमिस्ट्री में पढ़ाया, तो मान लीजिए तो उसको सारी चीज़ों को उसको रटाइए नहीं, बल्कि उसको समझाइए, उसकी अवधारणाओं को समझाइए। आप अगर मान लीजिए फूड पढ़ा रहे हैं या फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहे हैं, तो उसको सारे अवधारणाओं को कॉन्सेप्चुअल को समझाइए। रटंत नहीं कह रहा कि बच्चा सिर्फ एग्जाम के लिए रट ले और पढ़ाई बस रट के पास हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव वर्ड है, रचनात्मक और तार्किक सोच होना चाहिए बच्चे में, ताकि वो निर्णय ले सके, कुछ नवाचार कर ले, कुछ मतलब कि इनोवेशन कर सके अपने अंदर, कुछ न कुछ। अगर बच्चा कुछ अपने से कर रहा है, जैसे कि आज देखिए आज कई सारे बच्चे जो है
कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तरीके से सोच रखते हैं, कुछ रचना करना चाहते हैं, कुछ अलग अलग सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं तभी आविष्कार होता है। तो क्रिएटिविटी होना चाहिए उनके जीवन में, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए ना, लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। तो उसको इनकरेज हमें करना है, ना कि उसको डिस्करेज करना है। इथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, देखिए इथिक्स मतलब कहने का एम्पैथी, यहाँ पे सिंपैथी नहीं किया, सिंपैथी जो है नहीं करना है, एम्पैथी करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है अदर्स को, साफ सुथरा पे अपने जो आसपास की जो वैल्यू हमारी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका भी रिस्पेक्ट करना, जो साइंटिफिक टेम्पर है, लाइबिलिटी है, लिबर्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इक्वालिटी है एंड जस्टिस, ये सारे नैतिक मूल्यों को भी हमें देख कर चलना है। हमें लोकतांत्रिक भावना का भी आदर करना है, स्वच्छता और शिष्टाचार का भी, सेवा का भी भावना हो, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान हो। ऐसा नहीं बच्चे में भेदभाव होना, मतलब कि एक तरीक़ा से गैर जिम्मेदारा नहीं उसके अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो सारी चीज़ों को चिंतन कर सके, स्वतंत्रता उसके अंदर होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इस कहीं ना कहीं दूसरे और आपस में सम्मान की भावना होना चाहिए बड़े के प्रति। ये सब सारी जो इथिक्स की बात है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि इथिक्स में जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसकी बातों को यहाँ पे रखा गया है कि मोरल डेवलपमेंट बच्चे में होना चाहिए। तो स्कूलों में भी इस सारी चीज़ों को किया जाना चाहिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर भी फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग। बहुभाषिकता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रखा गया है, बहुभाषिकता। हमें बहुभाषिकता पर ध्यान देना चाहिए। अध्ययन अध्यापन के कार्यों में जो भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब पावर ऑफ लैंग्वेज क्या है, बहुभाषिकता ही है। कई भाषाओं का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप मान लीजिए आप अगर बच्चा संस्कृत सीख के आया बचपन में, हो सकता है उसका बैकग्राउंड संस्कृत रहा हो, बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है तो हो सकता है उसका माता पिता इंग्लिश में आए, या बच्चा हिंदी बोल रहा है या छैछू करके बोल रहा है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के बच्चा है, भाषाओं को लेकर आता है आपके कक्षा में, तो कहीं ना कहीं उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि बच्चे को जो है उस भाषा में सहूलियत मिले, वो सीख सके सारी चीज़ों को। चलिए होम लोकल लैंग्वेजेज इन प्राइमरी ग्रेड्स, देखिए यहाँ पे बात मैंने कहा था ना कि आपको पहले ही बताया कि प्राथमिक कक्षाओं में उनके घर की स्थानीय भाषा में पढ़ाना होता है। मतलब कि बच्चा का जो प्राइमरी कक्षाओं में जो पढ़ाना चाहिए वो स्थानीय भाषा में होना चाहिए। आप बताइए मित्रों, दोस्तों कि कितने स्कूलों में जो है प्राथमिक स्तर में घर की भाषा में पढ़ाया जाता है। आप एक बार सर्वे जा करिए, आप अपने घर में ही देखिए कि आपके बच्चे को क्या है घर की भाषा में पढ़ाई जा रही है सीबीएसई स्कूलों में, नहीं। मतलब कि इसीलिए इसको डेवलपमेंट की बात की गई है, ताकि बच्चा जो है सीख सके जल्दी। आप अगर उसको इंग्लिश में बोलिएगा, आप तो देखें यार, हम खुद सीबीएसई से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। मैंने सीबीएसई को 10 से 12 साल दिया, +2 तक मेरे सीबीएसई से पढ़ा, पता नहीं चला यार क्या कुछ हुआ क्लास में, क्या क्या मतलब बहुत लगा नहीं हमको कि क्या हम सीखे हैं जीवन में, क्या काम आया, हमको कुछ नहीं समझ में आया आज तक। तो आप लोग क्या सीखे हैं पता नहीं, आप लोग अगर सीबीएसई के में पढ़े होंगे तो आप लोग को रटाया गया था कि क्या किया गया था, हम तो आज तक समझे ही नहीं कुछ सीबीएसई के स्कूलों में। अगर बात करें, बुराई नहीं कर रहा हूँ, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को देखिए आप क्या सिखाया जा रहा है, और आप जाइए सरकारी स्कूलों में, वहाँ पे कितना अच्छे तरीके से बताया जाता है। भले शिक्षक अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने दायित्व पूरा नहीं करें तो अलग बात है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने का जो तौर तरीका है वह प्राइमरी स्तर से बहुत अच्छे तरीक़ा से बात की गई है। लाइफ स्किल्स की बात की गई, कम्युनिकेशन की बात की गई, कोऑपरेशन की बात की गई, टीम वर्क की बात की गई, रिसलायंस की बात की गई है, जीवन शैली जो आपका जीवन कौशल है, आपसी संवाद के समझ, सामूहिक कार्य, लचीलापन, ये सारी चीज़ों को लाइफ स्किल में बताया गया है। ठीक है, फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन द समेटिव असेसमेंट। देखिए फोकस यहाँ पे किया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, ना कि समेटिव। मतलब ईयरली ना हो उनका असेसमेंट, मतलब उनका मूल्यांकन जो है वह ईयरली ना हो, बल्कि क्या हो, रेगुलर फॉर्मेटिव में हो। रेगुलर फॉर्मेटिव मतलब रेगुलर एफ में हो, मतलब उसका जो असेसमेंट होना चाहिए वह लगातार होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए सीखने के लिए, ना कि इसके बजाय कि साल में अंत में होने वाले परीक्षाओं को जो है रखना चाहिए, बच्चे 2 महीना पढ़ के पास हो जाए, ऐसा नहीं सिस्टम होना चाहिए, ताकि उसके हर चीज़ों का एंगल डेवलपमेंट हो सके बच्चे के अंदर, जो उसके एथिक्स का, मोरल वैल्यूज़ का, उसके अंदर जो डिसिप्लिन है, ये कई सारी चीज़ों जो मतलब जीवन में काम आए, तो उसकी जो है केंद्र में रखकर उसको करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे 360 की बात जो मैंने आपको की थी, देखिए यहाँ पे आगे ना होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट जो बनता है, जो स्व आकलन होना चाहिए, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन जो होता है, आपको नहीं भावनात्मक मनोज्ञात्मक आयामों को शामिल किया जाता है। बच्चे का जो आंकलन हो, मूल्यांकन हो, वह सिर्फ
एक जगह से ना हो, बस उसके पीयर असेसमेंट होना चाहिए, इंक्लूड सेल्फ एंड पीयर। बच्चा खुद भी अपने आप को मूल्यांकन कर सके दूसरे बच्चे से कि क्या मेरा कैसा रिजल्ट रहा, मैं किस तरीका का हूँ, मैं मतलब खुद का मूल्यांकन भी बच्चा कर सके। ये नहीं कि दूसरे को ही उसको मूल्यांकन करे, बच्चा खुद भी कर सकता है अपने अंदर मूल्यांकन अपने क्षेत्रों को, कि मैं क्या कुछ सीखा, मैंने क्या अपने भावात्मक रूप से, नहीं संज्ञानात्मक रूप से, तो सारी चीज़ों को समूह में वो खुद भी आकलन कर सके, खुद को भी। और मल्टी डिसिप्लिनरी की बात यहाँ पे की गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है, एक्सटेंसिव यूज। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, नहीं दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं, उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कई सारे चीज़ों को आसानी से एक्सेस कर पावे जीवन में। तकनीकी अगर देखिए कोई भी बच्चा बिना तकनीक के, अगर तकनीकी दुनिया में हम लेके चलते हैं बच्चे को, तो काफ़ी अच्छा होगा, एक्सटेंसिव यूज होगा टेक्नोलॉजी का। ठीक है, बच्चे को, दिव्यांग जो बच्चा है उनके लिए शिक्षा को अगर अच्छा देना है तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो अध्ययन अध्यापन कार्य में भी जो है जो बाधा है उसको दूर किया जा सके। जैसे कि आपने बताया कि इसमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जैसे आज के समय देखिए कंप्यूटर का, प्रोजेक्टर का यूज हो रहा है, नहीं जैसे ब्रेल लिपि का यूज हो रहा है। बच्चे के लिए अलग से एक मतलब चेयर का व्यवस्था है जो बच्चे दिव्यांग है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को ये नहीं लगे कि हम दिव्यांग हैं तो हमारे लिए अलग स्कूल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो है मतलब एक ही साथ पढ़ाने का व्यवस्था होना चाहिए, एक ही जगह एक ही तरीका से को एजुकेशन की बात होना चाहिए। ठीक है, तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेस्ट। ठीक है, तो हमें सारे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं मतलब कि रिस्पेक्ट आवर लोकल कंटेस्ट। जैसे कि कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी शिक्षण शास्त्र हो, जो नीतियाँ है, संदर्भ है, जो विविधता है, जो उसको हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि जो है शिक्षा जो है वह एक समवर्ती विषय का सूची है, आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, इसमें तो इस तरीक़ा से मतलब जो भी पाठ्यक्रम हो या शिक्षण शास्त्र हो, जो नीतियाँ हो, वो स्थानीय डाइवर्सिटी को देख के होना चाहिए, कंटेक्स्ट में, लोकल कंटेक्स्ट में होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब ऊपर हम वेस्टर्न कल्चर को ही बार बार मान रहे हैं। कहने का अर्थ है हमारा जो वैल्यूज है, जो हम भारत खुद अपने आप में समृद्ध है, भारतीय होने का गर्व हमें होना चाहिए। ये नहीं कि हम सारा वेस्टर्न कल्चर को ही माने, वेस्टर्न चीज़ों को ही अपनाते चल जाए जीवन में और एक वेस्टर्न हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने देश को, अपने अपने कल्चर डाइवर्सिटी को, अपने सारा चीज़ों को हमें गर्व होना चाहिए और उसी के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। ठीक है, चलिए फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे बात की गई कि सभी जो शैक्षणिक निर्णय होते हैं उसका जो समावेशन होता है सारे चीज़ों में, जो शिक्षा जैसे कि इंक्लूजन एक तरीका से कहने का, और जो भी एजुकेशनल डिसीजन होते हैं सारे स्टूडेंट्स को, तो वो कहीं ना कहीं जो फुल इक्विटी होता है, समावेशन होता है, वो बेहद ही ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर जो है एक आधारशिला होना चाहिए, कि ऐसा ना हो सके कि बच्चा जो है अपने पहुँच से ही दूर हो जाए। मतलब कि हमें जो शिक्षा का जो दायरा है उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र प्रणाली में जो सफलता हासिल कर सके जीवन में, वो शिक्षा के साथ साथ मतलब हर जगह वो पहुंच सके। ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा ही एजुकेशनल चीज़ों को जो है रोक देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट ही पहुंच नहीं सके उसके दिमागों तक सारी चीज़ें। सिनर्जी एंड करिकुलम across the all levels of education from early childhood care education, school education और हायर एजुकेशन। स्कूली शिक्षा जो है, जो हम बात किए, जो हायर एजुकेशन है, बच्चे का जो शिक्षा पाठ्यक्रम है उसमें तालमेल बच्चा बैठा सके, देखभाल कर सके सारी चीज़ों को, मतलब बच्चा जो है बचपन से ही उसको केयर सके। बच्चा जो है एजुकेशन, हाई एजुकेशन के लिए जाए तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए करिकुलम कि वो मतलब वास्ट हो, बहुत ज़्यादा हो, कि बच्चा के स्कूल से भागने लगे। ऐसा ना होवे कि इतना ज़्यादा हम सिलेबस को, करिकुलम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सारी चीज़ों को हमें लचीलापन रखना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए, ताकि बच्चा जो है आसानी से सारे लेवल को क्रॉस कर सके। ये नहीं कि हम 9 में जाके इतना सिलेबस हार्ड कर दिए कि बच्चा ही पार ही नहीं कर पा रहा है। 12th में हम इतना ज़्यादा साइंस डाल दिए कि बच्चा मतलब कि एक लेवल के अनुसार होना चाहिए सारे एजुकेशन लेवल्स, मतलब एक तरीक़ा से लेवल वाइज होना चाहिए एजुकेशन। ठीक है, करिकुलम, ताकि ये सहूलियत हो बच्चे को हायर एजुकेशन में उसको जाने में। टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। बात इन्होंने सही कहा कि जो टीचर जो होते हैं और जो फैकल्टी है वह हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है। एकदम सही बात, इन्होंने कितना अच्छी बात कहा है। ये लाइन मेरे लिए बहुत सुंदर लाइन है, मतलब बहुत अच्छी लाइन मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि देखिए शिक्षक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अब उसको, अगर उसका लैक ऑफ टीचर अगर होगा स्कूलों में, तो कहीं ना कहीं शिक्षा नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रोफेशनली डेवलपमेंट, पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट
जो सारे सर्विस कंडीशन होते हैं, जैसे कि आप शिक्षक की बहाली ही नहीं लाएगा, भर्ती नहीं करिएगा, वो जो ठीक है, तो कहाँ से शिक्षक आएंगे? बच्चे अगर हम मान लें 1000 बच्चा है, हम 2 शिक्षक रखे हुए हैं, 100 बच्चा है, हम 1 शिक्षक रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होगी सीखने की प्रक्रिया में। तो सीखने की जो प्रक्रिया का केंद्र है, उनकी जो भर्ती है, उनकी जो निरंतरता है, उस सारी चीज़ों को हमें पूरा करना चाहिए। सेवा स्थिति को, टीचर के बारे में भी हमें सोचना होगा, ये नहीं सिर्फ बच्चे के बारे में सोचना है। चलिए, तो अब हम आगे बात करें कि अब हम एक और है यहाँ पे, देखिए लाइट बट टाइट, नहीं बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा है कि लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इंश्योर इंटीग्रेटेड ट्रांसपेरेंसी इन रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम थ्रू द ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर इनकरेजिंग इनोवेशन आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज थ्रू ऑटोमेटिक गुड एवरेज। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे है कि जो एक तरीका से जो शैक्षणिक प्रणाली है, उसमें जो अखंडता, पारदर्शिता है, संसाधन जो ऑडिट होता है, मान लीजिए कि जो जो एक तरीका से ये मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के जो अंदर जो स्वायत्ता वाली गुण होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, कि लाइट बट टाइट, नहीं बहुत अच्छा वर्ड ये आ सकता है कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क में, एक तरीका से लाइट बट टाइट, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड इसको मान के चलिएगा, लाइट बट टाइट। नहीं मतलब कि एक तरीका से जो सार्वजनिक जो माध्यम होता है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा जो इफ़िशियंसी है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, उसको इतना हम महंगा कर दें कि कहीं ना कहीं बच्चा का पहुंच से दूर हो जाए। जैसे आजकल क्या होता है, बच्चे का जो विचार होता है उसको आउट ऑफ बॉक्स आ जाकर बच्चे सोचते हैं, हमें ऐसा उनको बढ़ावा देना चाहिए। मतलब कि सारी चीज़ों में एक पारदर्शिता होना चाहिए, हल्का होना चाहिए लेकिन प्रभावी होना चाहिए। नियम जो होते हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसको रूल है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को हल्का और सशक्तिकरण के माध्यम से, उसको नवाचार के माध्यम से, उसके विचारों को जो है प्रोत्साहन करने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, जो गुड गवर्नेंस है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं सरकार इसमें अगर अच्छी कानून बनाती है, सारी चीज़ों को अच्छे से फ्रेम करती है, ट्रांसपेरेंसी रखती है, रिसोर्सेज जो यहाँ पे जो रिसोर्सेज की बात की, जो रिसोर्स जो आप बच्चे एजुकेशनल में, स्कूलों में संसाधन ही नहीं होंगे तो कैसे बच्चे सीख पाएंगे सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे ये सरकार के माध्यम से भी रखने की बात की गई है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रिसर्च होना चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा विकास, उत्कृष्ट स्तर का बोध होना चाहिए। ठीक है, बच्चे में जो है एक तरीका का कंटिन्यूस सस्टेन, मतलब शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा जो है उनका निरंतर अनुसंधान, नियमित मूल्यांकन आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा होना चाहिए। एक तरीका से उनकी जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च उन्होंने किया, मतलब कि जो उसका एजुकेशन एंड डेवलपमेंट जो उनका हुआ, वो बच्चे में कहीं ना कहीं उसका उत्कृष्ट का बोध होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि एक तरीका से बच्चे में जो है एक तरीका सारी चीज़ों को हमें लेके चलना होगा, एक आधार उनका लेके चलना होगा। अरूड अरूडनेस एंड प्राइड इन इंडिया, देखिए ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीयों में जो जड़ें हैं और जो गौरव से हम बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही हमारे लिए समृद्ध और विविध, प्राचीन से ही भारतीय जो आधुनिक जो आप प्राचीन से लेकर आधुनिक तक संस्कृति को देखिए, हमारे भारत के लिए अपने आप को गौरवान्वित होना चाहिए, ना कि हमें वेस्टर्न कल्चर को की ओर हमेशा ध्यान देना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर में आज देखिए बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर को ही अपना कल्चर मान लिए हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। भारत खुद एक तरीका से हमें प्राइड इन इंडिया होना चाहिए, कि मतलब कि हमें खुद प्राइड होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो कल्चर है, हमें खुद इसमें बंधे रहना चाहिए और हमें इसको पालन भी करना चाहिए हमें। ठीक है, ये नहीं सिर्फ हम वेस्टर्न कल्चर को अपना लें, तो इससे क्या होगा, हमारा कल्चर छिप जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका लॉस होगा। तो ये हमें बच्चे को भी लेके चलना होगा कि हमारा जो भारतीय जो जड़ें हैं, जो गौरव से हम बंधे रहना है हमें। ठीक है, सारे चीज़ों को हमें शामिल करना है, ऐतिहासिक तौर पे, जोग्राफिकल तौर पे, उसके कल्चर एंड संस्कृति तौर पे हमें बच्चे को बताना चाहिए। एजुकेशन इज अ पब्लिक सर्विस, देखिए बात इन्होंने सही कहा कि एजुकेशन क्या है, पब्लिक सर्विस होना चाहिए। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है जो क्या करता है, हर एक बच्चे को कंसिडर होना चाहिए, पहुँच तक होना चाहिए, ताकि मौलिक अधिकार का जो है उसका अवहेलना ना सके। मतलब हर एक बच्चे को जो है मौलिक अधिकार मिला है बच्चे को शिक्षा करने के लिए, उसका राइट है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक पब्लिक सर्विस होना चाहिए, ना कि एक प्राइवेट सर्विस होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे को आसानी से सीखने की जो उसका जो समय है वो सीख सके सारी चीज़ों को। सस्टेनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो बात कहा है हाँ, तो जो हाँ कहाँ के, हाँ लास्ट वाला लाइन है ना, हाँ सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश होना चाहिए। इन्होंने कहा एक मजबूत जीवंत होना चाहिए और पर्याप्त निवेश की बात इन्होंने की है, ताकि सच्चे परोपकारी और निजी सामुदायिक भागीदारी में प्रोत्साहन हो सके। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे दोस्तों कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है, कहने का अर्थ जो मान लीजिए हम बच्चे को, मैंने खुद ही ऊपर वाला आपको बताया था कि बच्चा अगर मान लीजिए जो पीयर ग्रुप से जो बच्चे हैं वो अगर चाहते कि नहीं हम भ्रमण से सीखे, मान लीजिए लाल किला के बारे में जानना चाहते उसको लाल किला
किला लेके जाइए, कुतुब मीनार दिखाना चाहता है कुतुब मीनार दिखाइए, उसके बारे में बताइए, तो ज़्यादा वो सीख पाएगा चीज़ों को ना। जैसे आप मान लीजिए एक मिट्टी का बर्तन उसको बनाने के लिए सिखा रहे हैं, तो उसको कुम्हार को क्लास में ला कर उसको सिखवाइए, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा वो अपने अपने क्षेत्र में जो महारथी है उसको आप ला के सामने बच्चे के सामने रखिए। मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हम मान लीजिए कोई सर्किल के बारे में आप मैथ में पढ़ा ले हैं, ठीक है, तो सर्किल के बारे में उसको आप लाइए, कुछ सर्किल का ऐसा ऑब्जेक्ट लाइए ताकि वो बच्चा सीख सके सारी चीज़ों को, मतलब कि जीवंत करना उसको है, ताकि जो है जो परोपकार मतलब एक तरीका से परोपकारी और निजी स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर हमें अगर उस सारे चीज़ों को जो है सामने लाके, मतलब जो क्षेत्र में जो महारत हैं उनको सामने लाकर उनको दिखाना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ, लगभग इस क्वेश्चन का एक अलग वीडियो ही हम बना देंगे। जो हमने अभी पढ़ा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लास्ट में, उसके बाद हम वीडियो ऑफ करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर बल देती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 दिसंबर 2021 के सीटी पेपर 1 में। देखिए यहाँ पे आप बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वह लेज एम्फेसिस ऑन लर्निंग फॉर एग्जाम्स, या रोट फॉर लर्निंग, या प्रैक्टिस एंड ड्रिल, या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये कौन सा सही आप बताइए? लर्निंग फॉर एग्जाम्स नहीं, सिर्फ बच्चे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, नहीं। रोट लर्निंग को हमें नहीं करना है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल नहीं करवाना है हमें, तो क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कराना है। मतलब कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें होना चाहिए। मैंने अभी पढ़ा भी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले तो यहाँ पे कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित करती है? तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि रिड्यूस कंटेंट ऑफ स्कूल कैरिकुलम, हमें जो स्कूलों का जो कंटेंट है, जो कैरिकुलम, उसको घटा देना चाहिए, या फिर इंक्रीज कर देना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैरिकुलम बढ़ा देना चाहिए, पाठ्यचर्या को लचीलेपन में वृद्धि करना चाहिए, या फिर एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, या हमें रोट लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए, या इम्फेसिस क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे क्या सही आपको लगता है? देखिए इम्फेसिस और क्रिटिकल थिंकिंग ये मैंने पॉजिटिव वर्ड है हमारा, तो ये जो पॉजिटिव वर्ड है 4 नंबर ये होगा। चलिए तो 4 नंबर एक हो गया। इम्फेसिस रोट लर्निंग हमें नहीं करना है, ठीक है, रोट लर्निंग हमें नहीं करवाना, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब विद्यालय में जो पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि, ठीक है, लचीलापन मतलब कि जो पाठ्यचर्या उसका लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, सही बात है। इंक्रीज करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी को हमें, तो ये सही है, मतलब 2 और 4 सही है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमारा 2 और 4 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया 2, उसका आगे मैं क्वेश्चन लाऊंगा, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है, उसको मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या कुछ सीखें, आप कमेंट में ज़रूर दें अपनी प्रतिक्रिया, राय। और आप अगर नए हमारे चैनल पर तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट डे, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, प्यार देने के अपना धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। जल्द ही हम मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियो लेकर।